जिस मोमेंट में वो झलक मिलती है, जैसे तुम ग्लिम्स कह रहे हो, उसमें तुम कुछ भी इग्नोर नहीं कर रहे होते। उसमें कुछ इग्नोर नहीं कर रहे होते। सच तो ये है कि सच की झलक मिलने के बाद, सच की झलक मिलने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसका नाम इग्नोरेंस है ही नहीं। उसका नाम इग्नोरेंस है ही नहीं, उसका नाम सप्रेशन है। हम इग्नोर नहीं करते, हम सप्रेस करते हैं। और सप्रेस मन को उसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सच की झलक हमें ये दिखा जाती है कि बाकी सब कुछ कितना झूठ है। सच की झलक हमें ये दिखा जाती है कि बाकी सब कुछ कितना झूठ है। सच की झलक खतरनाक होती है। वो तुम्हारे सामने बस दो ही विकल्प छोड़ती है, या तो जो दिख गया उसके अनुसार ज़िंदगी जियो, जो दिख गया, जिसको जान लिया, अब उसके अनुसार ज़िंदगी जियो, या फिर अपने झूठे तरीकों पर वापस लौट जाओ। अब निश्चित सी बात है कि सच के अनुसार ज़िंदगी जियोगे तो जो कुछ बंधी बंधाई प्रक्रिया चल रही थी जीवन की, वो अव्यवस्थित हो जाएगी, उसे टूटना होगा। इसको टूटने का ख्याल भर ही बड़ा दर्द देता है, क्योंकि जो टूटने जा रहा है उससे हम जुड़े हुए हैं, उसी से हमारा आइडेंटिफिकेशन है। जो टूटने जा रहा है, सच जिसको तोड़ देना चाहता है, उसी से हमारा पूरा पूरा आइडेंटिफिकेशन है। उसके टूटने का ख्याल ही बड़ी पीड़ा देता है। तो इसीलिए जैसे ही सच दिखाई देता है, उसके कुछ ही क्षणों बाद जो देखा था आदमी उसे दबा देता है, कोशिश करता है पूरी की भूल जाऊं। भूल सकता नहीं, दबाता है उसको। जो मेरा वो है सर, उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट। जब हमने रोहित से पूछा कि रोहित टॉपिक बताओ, तो रोहित ने कहा वाटर। वाटर जानते हो क्या होता है? वाटर को लाओत्ज़ु ने, पानी को लाओत्ज़ु ने बड़े अर्थों के साथ प्रयोग किया है, गहरे अर्थों के साथ। उसने पानी को कहा है एक ऐसी ताकत जो रेजिस्टेंस नहीं भी देती है और फिर भी काट डालती है। ये पानी इन पत्थरों पर पड़ रहा है, ज़्यादातर इन पत्थरों का आकार कैसा हो गया है? सर्कुलर। वो गोल क्यों हो गया है? क्योंकि पानी इन पर पड़ रहा है जोरों से। पानी ने क्या करा? इरोजन। पत्थर को काट डाला। अच्छा। तुमने जो बोला, रोहित ने जो बोला, दोनों ही ये विषय बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तुमने कहा रेजिस्टेंस और रोहित ने कहा रेजिस्टेंस लेसनेस, दैट इज वाटर। लाओत्ज़ु फिर आगे इसी में कहते हैं कि जो ताओ है वो पानी ही जैसा है, वो पानी ही जैसा है। एक झटके में वो नहीं आकर के आपको रेजिस्टेंस देता है। एक झटके में वो आपको नहीं कहता है कि सब बंधी बधाई प्रक्रियाएं तोड़ डालो, अतीत से मुक्ति पालो, ये कर लो। अनिवार्यतः निरंतर बिना रुके उसका काम चलता रहता है। जिस पानी को तुम कह रहे हो कि इसने पत्थर को काट दिया, इस पानी ने पत्थर को कब काटा?
जिस पानी ने पत्थर को काट दिया, इस पानी ने पत्थर को कब काटा? बहते हुए धीरे धीरे बह रहा है समय समय में। प्रतिक्षण काटा, लगातार काटा। तो काटने की जो प्रक्रिया है वो समय लेती है। दैट्स अ प्रोसेस ऑफ माइंड। मन समय में ही जिंदा रहता है। अंततः समय लगेगा कटने में, लेकिन पानी लगातार काट रहा है। पानी लगातार काट रहा है। जो कुछ भी पुराना है वो पत्थर बन चुका है, ऑसिफाइड हो चुका है, जम चुका है। उसे पत्थर ही मान सकते हो तुम। एक झटके में नहीं काट पाओगे उसे, लेकिन लगातार लगातार उस पर चोट करते रहो। और कैसी चोट? पानी जैसी। लगातार एक रेजिस्टेंस बना रहे। मजे की बात है, रेजिस्टेंस भी है और बहाव भी है। पत्थर से पत्थर की टकराहट नहीं हो रही है। जब दो पत्थर लड़ते हैं तो क्या होता है? टूट जाते हैं और रुक जाते हैं। पत्थर से पत्थर लड़ेगा तो क्या करेगा? रुक जाएगा। और जब पानी जा करके टकराता है इन बहता हुआ पानी इन पत्थरों से, तब क्या होता है? क्या पानी रुक जाता है? बड़ा बांध ही बना दो तो अलग बात है, वरना पानी नहीं रुक जाएगा। पानी लगातार अपना काम करता रहेगा, अपनी मौज में है। पानी को जिधर को जाना है पानी चलता जा रहा है। और ये सिर्फ एक संयोग की बात है, एक बाई प्रोडक्ट है कि पानी के बहने के कारण साथ ही पत्थर कटता जा रहा है। जीवन पानी की तरह है। पानी बहता जा रहा है, पत्थर। क्या पानी इसलिए बह रहा है उसे पत्थर काटना है? बोलो, क्या पानी रुक करके पत्थर से लड़ने की सोच रहा है? क्या पानी का कुछ भी प्रयोजन है पत्थर से? कोई दुश्मनी वगैरह कुछ है? पानी अपनी धार में मस्त होके बह रहा है। पानी के बहने के फलस्वरूप सिर्फ संयोगवश पत्थर। तो हम क्या करें? हम बहें, हम बहें, हम बहते रहें। हम बहते रहेंगे तो अपने आप ही जितने पत्थर हैं ये कटते भी रहेंगे। ध्यान रखना, हमने कहा था कि पत्थर समय की पैदाइश है। पत्थर समय की पैदाइश है। वो हमारे बड़े लंबे समय के संस्कार हैं। एक समय में, एक झटके में नहीं कट पाएंगे। पानी बहता रहे, पत्थर अपने आप धुल जाएंगे। पानी बहता रहे, पत्थर अपने आप धुल जाएंगे। जीवन पानी की तरह है, वो बहता रहे। याद रखना, इसमें यह भी नहीं कहा जा रहा है कि पत्थरों से मुंह चुरा लेना है। जब पत्थर सामने पड़ता है तो पानी क्या करता है? क्या पानी उससे बिल्कुल बच के निकल जाता है? बच के भी निकलता है। याद रखना, ज़बरदस्ती पत्थर से नहीं जाके लड़ेगा, अपना वो रास्ता ही खोजेगा। पर जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ इनएविटेबल है और कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहाँ पानी क्या करता है? फिर भिड़ने में संकोच नहीं करता वो। और जब पत्थर और पानी भिड़ते हैं तो अंततः हारता कौन है? पत्थर ही हारता है। पानी ने तय नहीं कर रखा है कि मुझे पत्थर को घिस ही देना है, काट ही देना है, मार ही डालना है। लेकिन स्वभाव है ये पत्थर का भी और पानी का भी कि जब ये दोनों मिलेंगे हारेगा पत्थर ही। समझ रहे हो? अपना काम करो, अपनी मौज में रहो। पत्थर अपने आप कटते रहेंगे, अपने आप भूलते रहेंगे। अपना काम करो, अपनी मौज में रहो। तो मौज नकली नहीं होनी चाहिए। मौज नकली नहीं होनी चाहिए, बहाव नकली नहीं होना चाहिए जीवन का। अगर तुम्हारी मौज नकली नहीं है, अगर तुम्हारा बहाव सतत है, तो जिस पत्थर को समय ने पैदा किया था, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे घुल भी जाएगा, कट भी जाएगा। समझ रहे हो बात को? कई बार ऐसे एक्शंस होते हैं और कई बार ऐसे मतलब सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उनमें कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करते हैं, वो पहले से जो पहले हमारा पैटर्न है उसके मुताबिक नहीं होता। पर
ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे मतलब होगा कि वो मेरे माइंड का, मेरी ईगो का ही एक और मैनिफेस्टेशन नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल है तो भी कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी, वो थोड़ी है। तुम कह रहे हो ये जानूं कैसे किसी भी समय कुछ कर रहा हूँ तो ध्यान से आ रहा है या संस्कार से आ रहा है? कैसे पता चले कि कोई भी मेरा हरकत मेरे ध्यान से निकली है या कि वही अतीत का मोमेंटम है, उसी से वो निकली आ रही है? कुछ सीधे सीधे लक्षण होते हैं। स्वभाव क्या है हमारा? जानना। स्वभाव है हमारा जानना। स्वभाव है हमारा प्रेम। स्वभाव है हमारा मुक्ति। जब भी कभी इनके विपरीत की प्रतीति हो, जब भी कभी दिखाई दे कि इनका विपरीत अनुभव हो रहा है, तो समझ लेना कि जो सोच रहे हो या जो कर रहे हो वो ध्यान से नहीं आ रहा। कुछ करके अगर बंधन का अनुभव होता है तो पक्का पक्का यही जानना कि ये तुम्हारे संस्कार हैं पुराने। पक्का पक्का यही जानना कि वो कर्म या विचार ध्यान से नहीं निकला है। घृणा उठती हो मन में तो बिल्कुल समझ जाना कि मामला गड़बड़ है, ये ध्यान से नहीं होता है। दुविधा रहे, कंफ्यूजन रहे तो समझ जाना कि ध्यान से बात नहीं आई है। और जब भी कभी इनके विपरीत एक स्पॉन्टेनिटी रहे, दुविधा जैसी कोई बात नहीं है, साफ साफ स्पष्ट तौर पे पता ही है कि मैं कर क्या रहा हूँ, तब समझ लेना कि यहाँ पर कुछ नया घटित हो रहा है। नया अपने साथ एक थ्रिल लेकर के आता है। एक जीवंत उत्तेजना, एक लाइवली एक्साइटमेंट। और जब संस्कार चल रहे होते हैं, जब कंडीशनिंग का ही पहिया घूम रहा होता है, तो उसमें कुछ नया नहीं होता है, कोई जीवन नहीं होता है। जब भी कभी समय ऐसा बीत रहा हो
कि साफ साफ दिखाई दे कि एक गहरी डलनेस है, तो समझ लेना कि जो कुछ भी कर रहा हूँ वो संस्कारों से ही कहीं आ रहा है। ये जो जीवंत उत्तेजना जिसकी मैंने बात करी, ये कुछ कुछ डर सी लगती है। थ्रिल शब्द का इस्तेमाल किया, ये थोड़ा बहुत डर जैसा लगता है, डर नहीं, थोड़ा बहुत डर जैसा लगता है। जब भी कुछ नया करोगे, जब भी कुछ ध्यान के फलस्वरूप होगा, तो कुछ ऐसा सा अनुभव देगा जो डर के करीब है। डर नहीं है, पर डर के करीब है थोड़ा सा। समझ रहे हो बात को? याद रखना, डर मृत होता है, बिल्कुल मरा हुआ, और मैंने जीवंत उत्तेजना की बात करी है। एक्साइटमेंट ऑफ द अननोन, ऑफ द अननोन, एज इफ यू आर गोइंग टू मीट अ लवर, अ लाइवली एक्साइटमेंट। एक मरा हुआ डर नहीं, एक मरा हुआ डर नहीं, रेपिटिशन नहीं, एक पुराना डर नहीं, नए का स्वागत करने की एक जीवंत आतुरता, जिसमें ये तो नहीं पता कि आने क्या जा रहा है, पर ये ज़रूर पता है कि जो भी आ रहा है मज़ेदार है। पहले अनुभव नहीं करा कुछ ऐसा है, पहले अनुभव नहीं करा, अतीत से निकल के नहीं आ रहा है। ये सब लक्षण है ध्यान से निकलते हुए कामों के, या ध्यान की स्थिति में जो भी कर्म या विचार होंगे उनके। याद रखना, ध्यान का मतलब विचार शून्यता नहीं है। ऐसा ध्यान जो विचार के लिए कोई जगह न छोड़ता हो, ये जीवन विरोधी हो जाएगा। जीवन विचार मांगता है। ध्यान वो बैकग्राउंड है जिसके ऊपर विचार भी चलता रहता है और एक्शन भी चलता रहता है, कर्म भी चलता रहता है। एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है, जितने भी सारे एफर्ट्स हैं, सारे एक्शंस हैं, जानना उसमें भी है, लेकिन उसमें सब कुछ एक्सटर्नल जानना है, अपने बारे में कुछ पता नहीं लगता। तो वो भी शायद एक कंडीशनिंग ही है कि मुझे पता लग जाए यहाँ पे कितनी हाइट है इस पहाड़ की, किस तरह के पेड़ हैं, क्यों हैं, पर अपने बारे में जानने की तरफ एक ही स्टेप ना उठे। ध्यान में ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है या बाहर कहीं क्या भी चल रहा है। दो बातें वहाँ पर एक साथ हो रही होंगी। ये मन जो बाहर के बारे में जानना चाह रहा है, ये बाहर के बारे में जान रहा होगा, और तुम ये जान रहे होगे कि मन बाहर के बारे में जान रहा है। फिर से दोहराऊंगा, ऐसा ध्यान जो तुम्हें विचार शून्य कर दे, ऐसा ध्यान जो तुम्हें किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट, वस्तु, व्यक्ति से बिल्कुल काट कर रख दे, ऐसा ध्यान जीवन विरोधी हो जाएगा। उसके साथ जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या बुराई है ये जानने में कि इस पहाड़ की क्या ऊंचाई है? क्या बुराई है ये जानने में कि झरना कितना गहरा है?
लेकिन सिर्फ ये जानने में बुराई है, यही मैं कहना सिर्फ यदि ये जान रहे हो तो उसमें कोई बुराई हो सकती है। जो कुछ बाहर है दुनिया में, जगत में, उसके बारे में जानना कहीं से बुरा नहीं है। लेकिन जब उस मन को नहीं जान रहे जो उसके बारे में जान रहा है, क्यों है ये सब, मन क्यों इसके पीछे भाग रहा है, अगर उस मन का पता नहीं, तब दिक्कत है। मन सब्जेक्ट बन के बैठा रहता है, बाहर ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। ध्यान का अर्थ है कि मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को जानूं। मन सब्जेक्ट है नहीं, पर बन के बैठा रहता है। ध्यान का अर्थ है कि पीछे खड़ा हूँ मैं और इन दोनों को जान रहा हूँ। मन अपना काम करता रहेगा, मन का तो काम ही है बाहरी ऑब्जेक्ट्स को जानना, वो उनको जानता रहेगा, उसे जानने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मन अपना काम करता रहेगा लगातार। लास्ट डिस्कशन में डिस्कस किया था कि जितना नॉलेज कम हो सके, फॉर एग्जाम्पल इसकी डेप्थ माउंटेन्स के बारे में जानना, तो हमारे किसी काम का तो खास है नहीं, उसके बारे में जानना। और जब काम का हो तब जानना चाहोगे। जिस किसी ने वो सड़क बनाई जो तुम्हें यहाँ तक लेकर के आई है, उसने पहले एक सर्वे किया होगा, उसमें उसने ऊंचाई भी नापी होगी, जितने ये पत्थर हैं इनका आकार प्रकार भी नापा होगा, 10 प्रकार के मैप बनाए होंगे, तब जाके वो सड़क बनी है। तो जब ज़रूरत हो तब तो जानना ही पड़ेगा ना। अगर तुमने ध्यान का, अटेंटिव लिविंग का ये अर्थ निकाल लिया कि मुझे बाहर के बारे में कुछ नहीं जानना है, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब तुम उस मन को भी जान रहे होगे जो बाहर के बारे में जानने के लिए बेताब है, तब तुमको बिल्कुल पता चल जाएगा कि बाहर की कितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, काम की है, और कितनी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको तुम सिर्फ अपनी व्यग्रता के कारण, बेताबी के कारण इकट्ठा करना चाहते हो। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।